नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी और टीजीटी का यूपी टीजीटी इंडियन इकोनॉमी का यह दूसरा मॉक टेस्ट है और इसके पहले का मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। इकोनॉमी पीजीटी यूपी पीजीटी इकोनॉमी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यह दूसरा मॉक टेस्ट है, देखते हैं इसमें कितना प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अगर आपको किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, यूपी पीजीटी और टीजीटी में जो भी वैकेंसी आई हुई हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो अगर आपको किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, चाहे यूपी पीजीटी हिस्ट्री का हो या पीजीटी ज्योग्राफी का हो, पीजीटी पॉलिटी का हो, पीजीटी इकोनॉमी का हो, पीजीटी हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे टीजीटी में टीजीटी एसएसटी हो या टीजीटी साइंस हो, टीजीटी हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और जो भी मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं वह बिल्कुल रामबाण होंगे दोस्तों। टीजीटी और पीजीटी के लिए रामबाण होंगे। परीक्षा होने तक अगर आप लोगों ने इसे फॉलो कर लिया फिर आप देखिएगा परीक्षा हाल में तहलका मचा देंगे आप। या जो भी मटेरियल होगा एकदम रामबाण होगा। तो जिनको भी चाहिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए। जब मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यह तो सही है बिल्कुल। दूसरा देखिए, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। यह भी सही है। तो ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए दोनों तो सही है, दोनों सही है। विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सीय सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब इस विद्यमान मानव पूंजी संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही साथ अच्छे स्वस्थ लोगों को उच्च उत्पादकता के रूप में उसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? वानिकी, पशुपालन, व्यापार एवं परिवहन और खनन। तो देखिए प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक 3 क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए वानिकी भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, व्यापार और परिवहन जो होता है ये आपका तीसरे क्षेत्र में शामिल है, तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। जबकि खनन जो है यह भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो 1, 2, 4 तीनों जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो 1, 2, 4 विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन आदि शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में उत्खनन और विनिर्माण आदि शामिल है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या है? परिवहन, व्यापार एवं संचार सेवा है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में शामिल है व्यापार, परिवहन, बीमा, संचार और विनिर्माण। तो देखिए आर्थिक क्रियाकलाप में तृतीयक क्षेत्र में परिवहन भी है, व्यापार भी है, बीमा भी है, संचार भी है, विनिर्माण नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 विकल्प डी। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। इतने चीज़ शामिल किए जाते हैं तृतीय क्षेत्र में, याद रखिएगा। परिवहन, व्यापार, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि शामिल किए जाते हैं तृतीय क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। इस आर्थिक क्रिया में वेतन और लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। ऊपर कही गई बात किस प्रकार की आर्थिक क्रिया के संदर्भ में है? तो देखिए क्या कह रहा है कि इस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो। इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। तो यह क्रिया जो है किससे संबंधित है? किस आर्थिक क्रिया से? बाजार क्रिया से, गैर बाजार क्रिया से? बाजार एवं गैर बाजार क्रिया दोनों से। तो इनमें से तो यह सब जहाँ काम के बदले कुछ पैसा मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, वह बाजार क्रिया होती है। बाजार क्रिया मतलब विकल्प ए। घर में जो लोग काम करते हैं, घर पर जो लोग काम करते हैं उसके बदले तो पारिश्रमिक मिलती नहीं है, तो वह गैर बाजार क्रिया है। जबकि जहाँ काम के बदले कुछ पैसे मिलते हैं वह बाजार क्रिया है। तो विकल्प ए जो होगा वह सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा।
प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को दो भाग में बांटा जाता है, बाजार क्रिया एवं गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवाओं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। गैर बाजार क्रियाओं में इससे अभिप्राय स्वउपभोग के लिए उत्पादन है। और गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय क्या होता है? स्व उपभोग के लिए उत्पादन। जो अपने उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है वो गैर बाजार क्रिया है। प्रश्न संख्या 5, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान में। इसकी व्याख्या देखिएगा। वर्ष सन 2001 में 2001 में घोषित अथवा वर्ष 2001-2 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई थी सन 2001-2 में हुई थी। यह बात दिमाग में रखिएगा। 1-2 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का आरंभ किया गया, जिनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना था। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? 1 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, या डी 1 से 2 वर्ष से बीच? तो देखिए, शिशु मृत्यु दर जो होती है वो उसका अभिप्राय जो है 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम जो शिशु की मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के सभी मृत्यु से है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की जनसंख्या से है। तो यहाँ आपने शिशु मृत्यु दर देख लिया कि जहाँ 1 वर्ष से कम आयु के जितने भी शिशु की मृत्यु हो जा रही है वह शिशु मृत्यु दर में काउंट होता है। और शिशु मृत्यु दर से शिशु जन्म दर के से अभिप्राय क्या है? 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित किया जाता है? लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन बेरोजगारी की सही परिभाषा क्या है वह आप बताएं। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो देखिए, बेरोजगारी का मतलब ये होता है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को भी रोजगार न मिलता हो तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो अयोग्य है लेकिन वह डिमांड करता है मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ दिया जाए और वो तभी उसको नहीं मिल रहा है तो वह कह देगा मैं बेरोजगार हूँ। ऐसा नहीं है। जब जिसकी योग्यता के बावजूद भी उसको उतना वेतन न मिलता हो या वेतन ही नहीं मिलता हो, काम ही नहीं मिलता हो, तो उसे बेरोजगारी कही जाती है। तो जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता हो तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो विकल्प बी जो होगा सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं प्राप्त होता हो। प्रश्न संख्या 9, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? तो श्रम बल जनसंख्या में 15 से 59 आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं, विकल्प ए। श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में है। प्रश्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। गृहिणियों में बेरोजगारी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले। देखिए, प्रश्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? जिस 4 ऑप्शन है तो गृहिणियों में बेरोजगारी, या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति में बेरोजगारी, या सी जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना व उत्पादकता में कोई वृद्धि न होना। तो प्रश्न बेरोजगारी का मतलब यही होता है, विकल्प सी है। जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उनको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना और उत्पादकता में कोई वृद्धि न होना, इसे ही प्रश्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं किंतु उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इससे 3 लोग अतिरिक्त हैं। इन 3 लोगों के द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः 3 लोग प्रच्छन्न रूप से नियोजित हैं।
प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में। तो प्रचंड बेरोजगारी जो पाई जाती है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। विकल्प ए, भारत में प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है। तो जब वर्ष के कुछ महीनों में लोग रोजगार प्राप्त न करते हों उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। 4 ऑप्शन है। तो मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है, तो देखिए वर्ष के कुछ महीने में जब रोजगार प्राप्त न होता हो तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ मौसम से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब यह है कि जब वर्ष के कुछ महीने ही रोजगार मिलता हो। सपोज दैट आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कोई मेला लग रहा है जो मतलब कि कुछ महीने ही लगता है, तो वहाँ पर लोग उतने दिन काम करेंगे, उतने दिन अपना सामान को बेचेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जा सकता है इस तरह से। तो विकल्प सी जो होगा वह सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष के कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब जुताई, बुआई, कढ़ाई, गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है, तो इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, नीचे दिए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, किसी अर्थव्यवस्था में की बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। तो देखिए दोनों बातें हैं, सही हैं। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, किसी अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी में वृद्धि और मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। दोनों बातें जो कही जा रही हैं दोनों सही हैं। विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधनों की वृद्धि होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। तो इस तरह से कुल आपके 13 प्रश्न थे इस मॉक टेस्ट में। यह सेकंड मॉक टेस्ट है और इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। और लगातार मॉक टेस्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन का मतलब यही समझिए, अगर इसे फॉलो करते हैं परीक्षा होने तक तो आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी, क्योंकि यह जो भी प्रश्न है वह सभी NCERT प्रश्न है, NCERT बेस्ड प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।